आज की पाठशाला में हम लोग बात करने वाले हैं जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि हिंदुस्तान की जीडीपी इतने प्रतिशत बढ़ रही है, इतना ग्रोथ हुआ है, क्या हमारा जीडीपी इससे और ऊपर नहीं जा सकता। मीडिया में कई लोग बात करते हैं जीडीपी के बारे में, बहुत कैजुअली टर्म्स यूज किए जाते हैं। जीडीपी बेसिकली क्या है? जैसे संकेत, आप 5 लोगों के घर में रहते हैं, उसमें से अगर 3 लोग कमा रहे हैं तो आपकी एक हाउस होल्ड इनकम बनती है उन तीनों की आय जोड़कर। वैसे ही जीडीपी एक देश की आय होती है पूरे साल। अब होता क्या है इसमें, जब जीडीपी का हम जिक्र करते हैं तो जीडीपी भी 2 प्रकार से मापी जाती है। पहले 3 सालों पे फोकस करिए, आप क्या देखते हैं? साल 1 और 2 के बीच गाड़ियों का दाम नहीं बढ़ा, लेकिन गाड़ियों की संख्या बढ़ी। अगर उत्पादन उतना ही रहेगा तो रियल जीडीपी ग्रोथ उसको रजिस्टर नहीं करेगा, उसके हिसाब से आप ग्रो नहीं किए हैं। कि एक मुझे लगता है इस बात में बहुत गर्व है हमें कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया। तो हालांकि जनसंख्या में हम नंबर 1 हैं, जीडीपी में अभी हम 5वें नंबर पे हैं। एग्रीगेट जीडीपी प्रति घंटा जो लेबर हमारी लगती है, जिसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो बहुत कम है हमारी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, हमारे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड ऑफ द रेड माइक पाठशाला। आज की पाठशाला में हम लोग बात करने वाले हैं जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अक्सर आपने देखा होगा कि राजनीतिक रूप से तमाम बार चर्चा में रहता है ये विषय कि हिंदुस्तान की जीडीपी इतने प्रतिशत बढ़ रही है, इतना ग्रोथ हुआ है, क्या हमारा जीडीपी इससे और ऊपर नहीं जा सकता। क्या जीडीपी हम लोग सही से गणना कर भी रहे हैं या नहीं, क्या उसका कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। और इस चीज को और ज्यादा तूल दे दी पिछले हफ्ते सबीर भाटिया। अब कौन है सबीर भाटिया? ये हैं hotmail.com, अगर आपको याद हो एक वक्त में आया था, उसको इन्होंने बनाया था 90s में। बहुत बड़ी चीज, हिंदुस्तान के पहले उस तरीके का बड़ा हॉटमेल, आप जानते ही हैं। तो इनका एक पॉडकास्ट है जिसमें इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला, इंडिया इज लाइंग अबाउट इट्स जीडीपी। हॉटमेल फाउंडर सबीर भाटिया सेज इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स वर्क एथिक टू compete विद चाइना। अब क्या सबीर भाटिया सही कह रहे हैं? क्या उनका ये कहना सही है कि हमारा जीडीपी कैलकुलेट करना सही है या नहीं? इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम पाठशाला लगाएं और ये जानने की कोशिश करें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है। पहले तो ये जान लेना, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक पाठशाला का विषय है, सो आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बत्रा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस कमेंट पर और उसके बाद आपके विचार। नहीं संकेत, मैंने पढ़ा इनका कमेंट, और इनका कमेंट का एलिमेंट ये है कि पर आवर प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाए। ये एग्रीगेट नंबर कुछ सेंस नहीं बना रहा। क्या हम जीडीपी गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं? फ्लॉज एरर्स हैं, पर पूरा स्ट्रक्चर गलत नहीं है। मतलब आप आईएमएफ के भी रिपोर्ट्स अगर पढ़ेंगे भारत के जीडीपी को लेके, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरा जीडीपी ही गलत है। और वो इश्यूज पे हम आज चर्चा करेंगे। बट व्हाट ही इज सेइंग इज कि पर आवर प्रोडक्टिविटी पे अगर हम बात करें, वो बेहतर है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पूरा जीडीपी का नंबर गलत है, उससे मैं इतना अग्री नहीं करता। तो आइए अब आप हमको बताइए कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है और उसके तरीके क्या होते हैं। उसके पहले समझते हैं जीडीपी होती क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मीडिया में कई लोग बात करते हैं जीडीपी के बारे में, बहुत कैजुअली टर्म्स यूज किए जाते हैं। शायद उनको लगता है कि व्यूअर्स को पता है। अगर व्यूअर्स को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। तो जीडीपी बेसिकली क्या है? जैसे संकेत, आप 5 लोगों के घर में रहते हैं, उसमें से अगर 3 लोग कमा रहे हैं तो आपकी एक हाउस होल्ड इनकम बनती है उन तीनों की आय जोड़कर, है ना? वैसे ही जीडीपी एक देश की आय होती है पूरे साल की। एक दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी वो देश में प्रोडक्शन हो रहा है पूरे साल में, उसकी वैल्यू कितनी है। और इसी का उल्टा कि जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोग ही अपनी जमीन दे रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उतनी ही लोगों की आय भी होनी चाहिए,
और उतनी ही लोगों की खपत भी होनी चाहिए। तो एक तरीके से जीडीपी तीनों है, एक देश की आय भी है, एक देश की वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन भी है, और एक देश में जितनी खपत हो रही है वो भी है। वो तीनों सेम है थ्योरेटिकली। अब होता क्या है इसमें, जब जीडीपी का हम जिक्र करते हैं तो जीडीपी भी दो प्रकार से मापी जाती है, एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी बोला जाता है, और रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी बोला जाता है। अब ये है क्या, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। एक देश है, वो गाड़ियां बनाता है, ठीक है, सिर्फ गाड़ियां बना रहा है, तो और वो गाड़ी बेचकर ही उसकी उस देश में जितनी इनकम हो रही है वो हो रही है। अगली स्लाइड में टेबल भी है तो उसे समझ में आएगा। मान लीजिए ये देश है, ये केवल गाड़ियां बनाकर अपना मतलब उसकी इकोनॉमी चल रही है। पहले वर्ष में यहाँ 10 गाड़ियां बनती है और हर गाड़ी का दाम है 5 लाख। तो कुल जीडीपी नॉमिनल मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है जितनी की वो बिकेंगी गाड़ियां, वो 50 लाख है। दूसरे साल में 20 गाड़ियां हैं और प्राइस उतना ही है 5 लाख, तो अब 1 करोड़ की गाड़ियां बिकेंगी, तो उस देश की आय हो गई 1 करोड़। तीसरे साल में गाड़ियां 20 हैं लेकिन प्राइस हो गया 8 लाख, मतलब गाड़ियां दूसरे साल जितनी ही है लेकिन दाम बढ़ गया गाड़ियों का, तो अब जीडीपी बढ़ गई 1 करोड़ 60 लाख तक। तो पहले, अभी हम चौथा साल हटा देते हैं, अभी आप ये पहले 3 सालों पे फोकस करिए। आप क्या देखते हैं, साल 1 और 2 के बीच गाड़ियों का दाम नहीं बढ़ा लेकिन गाड़ियों की संख्या बढ़ी। 2 और 3 के बीच गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ी, गाड़ियों का केवल दाम बढ़ा। लेकिन ईयर 1 टू ईयर 2 में भी जीडीपी पॉजिटिव है नॉमिनल, और ईयर 2 और ईयर 3 के बीच में भी पॉजिटिव है। मतलब अगर हम केवल वैल्यू देखें गाड़ियों की, है ना, तो उसमें ईयर 1 से ईयर 2 में 100% का इजाफा आया है। लेकिन फर्क ये है, ईयर 1 और ईयर 2 मतलब पहले साल दूसरे साल में उत्पादन बढ़ा, दाम नहीं बढ़ा। तो जीडीपी बढ़ गई क्योंकि लोगों ने फैक्ट्री में ज्यादा समय बिताया। साल 2 और 3 के बीच लोगों ने फैक्ट्री में उतना ही समय बिताया लेकिन दाम बढ़ गया, तो जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। अब आप झोल समझेंगे इसमें। नॉमिनल जीडीपी नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड और दाम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो कभी भी आप जब नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो उसमें एक कंपोनेंट तो आपके उत्पादन की ग्रोथ है और एक कंपोनेंट दामों की ग्रोथ होती है। लेकिन रियल जीडीपी में ये सब नहीं होता। रियल जीडीपी केवल ये नाप रहा है कि आपने कितनी गाड़ियां पैदा की उस साल या कितनों का उत्पादन किया। तो आप देखिए ईयर 1 से ईयर 2 के बीच में जब 10 से 20 गाड़ियां हुई तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो आखिरी कॉलम है वो 100% है। लेकिन साल 2 और 3 में जब नॉमिनल जीडीपी 60% बढ़ रहा है तब रियल जीडीपी 0% है, क्योंकि आपने गाड़ियां उतनी ही बनाई जितनी आपने पिछले साल बनाई थी। वो बस ये हुआ कि दाम बढ़ गए तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई। ये समझना जरूरी ये है। बहुत नॉमिनल बहुत रियल में अच्छे से आपने स्पष्ट तरीके से समझाया कि जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का फर्क क्या होता है। यानी कि अगर उत्पादन उतना ही रहेगा तो रियल जीडीपी ग्रोथ उसको रजिस्टर नहीं करेगा, उसके हिसाब से आप ग्रो नहीं किए हैं, आपने गाड़ियों की संख्या उतनी ही रखी है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का फॉर्मूला ये है कि आपने भले ही उतनी ही गाड़ियां बेची हों लेकिन अब आप उस पर पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो डिफरेंस ग्रोथ में काउंट होगा। क्या यस मैंने ठीक समझा? बिल्कुल सही कहा। और एक आइडियल ये जो नॉर्मल साल होते हैं एवरेज, वहां पे वो होता है जो ईयर 4 में हो रहा है कि थोड़ा सा उत्पादन भी बढ़ता है और थोड़े से दाम भी बढ़ते हैं। तो आप देखिए ईयर 3 से 4 में उत्पादन भी बढ़ा 50% और दाम भी बढ़ा 25%। तो फाइनल जीडीपी नॉमिनल बढ़ी 87.5% लेकिन रियल बढ़ी 50%। अब आप समझे वो 37% का जो डिफरेंस है वो दामों की वजह से आ रहा था। तो इसीलिए रियल जीडीपी रियल कितना आप रियल में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, रियल जीडीपी को हम ये कहते हैं कि हम नॉमिनल से जब प्राइस का इफेक्ट एडजस्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तब हम रियल जीडीपी पे आते हैं। और अगर किसी देश की ग्रोथ को सही में नापना है तो आपको रियल जीडीपी ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको बता रही है कि आपके कारखानों में, आपके दफ्तरों में, आपके एयरपोर्ट्स पे, आपके रेलवे स्टेशन पे कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी पिछले साल के बनिस्पत। ये रियल जीडीपी का आंकड़ा देता है।
और नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा उसको दाम से मल्टीप्लाई करके देता है, तो वो दाम का भी असर होगा और ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका भी एक पर्पस है। लेकिन अगर आपको एक देश की ग्रोथ के बारे में समझना है तो आपको रियल जीडीपी पे फोकस करना पड़ेगा। अब आगे अगर हम चले तो दो और चीजें हैं संकेत जो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो दर्शक जानना भी चाहेंगे। कि एक, मुझे लगता है इस बात में बहुत गर्व है हमें कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। इसमें मुझे लगता है कोई शक नहीं, सबको गर्व है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम जनसंख्या वाइज, यूएन का जो एस्टिमेट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो हालांकि जनसंख्या में हम नंबर 1 हैं, जीडीपी में अभी हम 5वें नंबर पे हैं एग्रीगेट। तो जब आप जनसंख्या का अनुपात देखते हैं तो ये जो अचीवमेंट है, आपको लगता है कि अभी इसमें हमको इसमें भी नंबर 1 होना चाहिए थियोरेटिकल, लेकिन ऐसा नहीं है। बट ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम आगे बढ़ेंगे, 5 से 4, 4 से 3, और हो सकता है एक दिन हम नंबर 1 पर भी पहुंच जाए। पर बड़ा सवाल ये है कि जब आपको लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया में कि हम सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, छठी बड़ी इकोनॉमी है, क्या वो आंकड़ा अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि भारत में एक्चुअल डेवलपमेंट, जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है कतार में, वहां तक पहुंची है या नहीं? तो उसके लिए जो मेट्रिक एक्चुअल में यूज होना चाहिए संकेत, वो होना चाहिए जीडीपी, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसको हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा या जीडीपी पर पर्सन। और इसमें हम 120वें पोजीशन से भी नीचे हैं। मतलब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब हम उसको अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, तो किसी इंडेक्स में हम 125वें आते हैं, किसी में हम 138वें आते हैं। तो अभी बहुत काम बाकी है। ये जो बात सबीर भाटिया ने बोली, वो जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि कौन कितना काम कर रहा है उसके हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट हो, उनकी बातचीत और ये जो लास्ट में आपने बोला है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जीडीपी, क्या ये दोनों चीजें मेल नहीं खाती? संकेत और इसी से जुड़ा हुआ मेरा इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि और बाकी देश किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? एनालिसिस में आप ये बताएं मुझे कि जीडीपी प्रति व्यक्ति क्या है, फिर आप देखेंगे हम 125 पे हैं। फिर आप एक मेट्रिक और है जो जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि जीडीपी प्रति घंटा जो लेबर हमारी लगती है, जिसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो बहुत कम है हमारी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। संकेत उपाध्याय अमेरिका में इंजीनियर हैं। संकेत उपाध्याय को घंटे के हिसाब से $40 मिलते हैं, यानी लगभग 3500 रुपए। तो संकेत उपाध्याय जीडीपी में वैसे ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने देश की। संकेत उपाध्याय जब भारत में आते हैं तो उनको घंटे का 1000 रुपया मिलता है। तो संकेत उपाध्याय की प्रोडक्टिविटी अमेरिका में 3.5 गुना ज्यादा है। लेकिन इस नंबर को हम एनालाइज ही नहीं करते। और आप सोचिए, हम कृषि प्रधान देश हैं। कृषि प्रधान देश की प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, क्योंकि वहां पर आप जो घंटे दे रहे हैं अपने काम में, उसका जो आउटकम है वो बहुत कम है। वहीं जो ज्यादा एडवांस और मैकेनाइज देश होते हैं, वहां वही लेबर होती है, वो शायद उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके उत्पादन की क्वालिटी ज्यादा है, उनके पास मशीनें बेहतर हैं, तो वो उस 1 घंटे में ज्यादा उत्पादन का वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। तो उनको उसी 1 घंटे का, जो भारत में 300-400 रुपए दिहाड़ी मिलेगी आपको एक दिन की पूरी, वो शायद वो उतना 1 घंटे में कमा लेते हैं। तो ये पर आवर का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, मुझे लगता है, मैं फिर कहूंगा, कैलकुलेशन में भारत में प्रॉब्लम्स हैं, बट स्ट्रक्चरल कोई ऐसा नहीं कि गलत है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन उसके बाद सबीर भाटिया की बात शुरू होती है कि उस डेटा को हम एनालाइज कैसे करते हैं। तो एनालिसिस में हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी पे रुक जाते हैं, लेकिन पर कैपिटा में हम बात नहीं करते, पर आवर जीडीपी प्रोड्यूस्ड की हम बात नहीं करते। ये गैप है, यहां पर हमारी एनर्जी केंद्रित होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छे से और डिटेल से बताया कि जीडीपी दरअसल कैलकुलेट और परिपक्व तरीके से कैसे होनी चाहिए। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो हम जरूर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखें, लेकिन जब आप उसका विभाजन करेंगे अपने आबादी के अनुपात में, तब आप पाएंगे कि शायद वो उतने अच्छे तरीके से डिवाइडेड नहीं है और शायद वो सबका उस तरीके से विकास नहीं हो रहा है जो उस नंबर्स में देखने को मिल रहा है।
यहीं पर अब मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि विदेश में लोग किस तरीके से इसको करते हैं, जरा आप उस डिटेल में बता दें। और मुल्क में किस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट होती है? देखिए रियल संकेत, जीडीपी कैलकुलेट होती है, नॉमिनल होती है, आबादी के अनुपात में होती है, कैसे? सब होता है। और मुझे लगता है कि एक चीज ये है कि इंटरनेशनली कुछ स्टैंडर्ड सेट है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जीडीपी कंपेयर करनी होती है। वो चाहे आईएमएफ जैसा एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चाहे फॉरेन बैंक्स हो, वो चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स हो, जो इन्वेस्ट कर रहा है, डॉलर आ रहा है भारत में या भारत से रुपया बाहर जा रहा है, तो वो सब जीडीपी एक कॉमन नंबर है जो आप हर कंट्री का देखते हैं। तो इसलिए सारे देशों के लिए इंसेंटिव है कि वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें। हालांकि कुछ उसमें रहते हैं गैप्स, बट एक कहीं ना कहीं होमोजेनाइजेशन है कि सब तकरीबन एक ही दिशा में जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी, ताकि नंबर्स रिलायबल रहें। टेक्निकली अगर हम देखें, तीन तरीके से जीडीपी कैलकुलेट होती है, इसका मैंने जिक्र शुरू में भी किया था। एक कि पूरे देश में कितनी खपत हो रही है, आप वो कैलकुलेट कर ले तो वो आपकी जीडीपी है। या देश में कितना उत्पादन हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर ले, वो भी आपकी जीडीपी है। या तीसरा, आपके देश में जितने भी लोग हैं उनकी आय कितनी है, वो भी जीडीपी है। जैसा कि मैंने कहा, थ्योरेटिकली ये तीनों इक्वल होने चाहिए नंबर्स। भाई अगर संकेत उपाध्याय दिन का एक एरोप्लेन बना रहे हैं और अरे उस बाप रे! एरोप्लेन का 50,000 रुपया उनको मिल रहा है, ठीक है, हाँ, मैंने एरोप्लेन का साइज नहीं बताया, अभी मैंने एरोप्लेन बोला है। एक एरोप्लेन बनाकर संकेत हाँ, अगर दिन में बेच रहे हैं, तो संकेत ने उत्पादन किया 50,000 का, तो संकेत खपत भी तो 50,000 की ही करेंगे ना। हम्म, और या ये भी कहें कि संकेत की इनकम भी 50,000 ही तो है। हम्म, तो तीनों ही सेम है हम्म, थ्योरेटिकली। भारत में क्या होता है कि दो तरह के एस्टिमेट आते हैं। अगर हम अगली साइड पे जाएं, एक एक्सपेंडिचर साइड का आता है, एक प्रोडक्शन साइड का आता है। उसमें हम प्रोडक्शन वाले साइड के जो नंबर को ज्यादा तरजीह देते हैं, वो हम मानते हैं हमारा मेन नंबर वो। अगर आप किसी से भी बात करेंगे, मॉस्पी, मॉस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, तो वो आपको हम्म, बताएंगे इसका कारण ये है कि हम मानते हैं कि हमारा प्रोडक्शन साइड डेटा ज्यादा रिलायबल है। हमारा खपत साइड का जो डेटा है अभी अभी थोड़े कमजोर है उसमें हम, हालांकि उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, नए नए सर्विस किए जा रहे हैं, जीएसटी डेटा यूज किया जा रहा है, बट अभी हम प्रोडक्शन साइड के जीडीपी को अपना मेन नंबर मानते हैं। अब होता क्या है कि जब प्रोडक्शन साइड का जीडीपी आता है और खपत साइड का जीडीपी आता है, तो कभी कभी उसमें डिफरेंस होता है। अगली स्लाइड है ये। हम्म, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल है एफवाई 2011-12, इस साल प्रोडक्शन साइड जीडीपी ने हमको आंकड़ा दिया 87,36,329 करोड़ रुपए, हम्म, और खपत साइड ने हमें आंकड़ा दिया 87,65,949 करोड़ रुपए। हम्म, आप देख रहे हैं गैप है बीच में। तो मॉस्पी जब अपना अकाउंट देता है, वो क्या करता है, वो कहता है प्रोडक्शन साइड को हम सही मानेंगे, और जो एक्सपेंडिचर साइड और इसमें जो गैप रह गया उसको हम विसंगति, डिस्क्रिपेंसी मानकर अकाउंट में डालते हैं। हम्म, और वो रिपोर्ट भी करते हैं उसको। अगली स्लाइड पे अगर हम जाएंगे, हम्म, इसको मॉस्पी रिपोर्ट भी अच्छे से करता है कि देखिए हमारा प्रोडक्शन साइड इतना था, एक्सपेंडिचर साइड इतना है, और जो गैप है प्रोडक्शन साइड को हम सही मानकर जो बाकी गैप रह गया एक्सपेंडिचर में, उसको हम विसंगति या डिस्क्रिपेंसी मान लें। तो कभी भी अगर आप एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे मॉस्पी की वेबसाइट से, जीडीपी को आपको एक प्रोडक्शन साइड का मिलेगा जीडीपी और एक एक्सपेंडिचर साइड का, और अंत में एक कॉलम, एक रो रहेगी विसंगतियां। और उस विसंगति का मतलब कुछ नहीं है, वो बस यही है कि प्रोडक्शन से जो हमने निकाला, कि जिसमें हमने क्या किया, हमने एविएशन, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, सब सेक्टर का हमने उत्पादन जोड़ा, और एक नंबर हमने जोड़ा कि सरकार ने कितनी खपत की, घरेलू खपत कितनी हुई, हमारे निर्यात आयात की खपत कितनी हुई। वो हमारा एक्सपेंडिचर साइड जीडीपी है। दोनों के आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन एक थोड़े बेहतर हमें लगते हैं, उसको हम मेन मानेंगे, जो पहला वाला है प्रोडक्शन का, और दूसरा वाला जो खपत वाला है वो थोड़ा कमजोर आंकड़ा है, उसको हम ज्यादा तरजीह देंगे, लेकिन इतनी नहीं, और जो गैप है उसको हम विसंगति मानेंगे। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका। जी बिल्कुल। अब हाँ, इसके आगे भी आप बता दें। इसके आखिर में संकेत ये है कि ये सब कहने के बाद भारत में अभी जीडीपी डेटा को लेकर थोड़ा निष्कर्ष चल रहा है इंटरनली भी, और मैं ये बता सकता हूं आपको कि सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। चिंतित मतलब कि कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे कैलकुलेशन और बेहतर बने।
अब क्यों इस समय हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्वेश्चन किया जाता है कई जगहों पर, क्यों? सब कुछ खराब है ये नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है, अगली स्लाइड पर अगर हम आए, जैसे कि पहली प्रॉब्लम ये है कि किसी भी जीडीपी कैलकुलेशन के लिए आपको डेटा अच्छा चाहिए। अब हमारा डेटा कंस्ट्रेंट ऐसा हो चुका है संकेत कि हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस नहीं है 2011 के बाद, इकोनॉमिक सेंसस नहीं है 2013 के बाद। इकोनॉमिक सेंसस क्या होता है, आपके दर्शक अगर नहीं जानते, हर 5 साल में भारतीय सरकार, हर 5 साल में भारतीय सरकार, ये 1998 में शायद पहला हुआ था, भारतीय सरकार पूरे देश में एक छोटी सी रेड़ी और ठेले से लेकर एक बड़ी से बड़ी फैक्ट्री की एक काउंटिंग करती है। जैसे कि हम लोगों की काउंटिंग करते थे, पॉपुलेशन सेंसस कहते हैं, वैसे ही हम हर तरह के एस्टैब्लिशमेंट जो किसी भी आर्थिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसकी काउंटिंग करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सड़क पर खड़ी रेड़ी से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज तक, उसे इकोनॉमिक सेंसस कहते हैं। वो 2013 के बाद नहीं हुआ, वो 18 में होना चाहिए था। अब अगला राउंड चल रहा है, पॉपुलेशन सेंसस 11 के बाद 21 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब 4 साल हो गए हैं, नहीं हुआ है। ये डेटा बहुत जरूरी है। सारा का सारा चाहे जीडीपी में ना भी लगे, बट कहने का मतलब है कि डेटा का कंस्ट्रेंट है। कई सारे ऐसे सर्वेज हैं जो पुराने हो चले हैं, हालांकि नए सर्वेज भी लॉन्च हुए हैं, इसके लिए हमको मॉस्पी को क्रेडिट भी देना चाहिए। एक होता है बेस ईयर, हर कंट्री का स्टेटिस्टिकल सिस्टम जो खड़ा है उसमें एक बेस ईयर रहता है। बेस ईयर का मैं एग्जांपल देता हूं, आप आज इन्फ्लेशन देखते हैं जी, हम कहते हैं बढ़ गई, इन्फ्लेशन घट गई। आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन का जो दाम, एक इंडेक्स आता है ना 5%, 10%, मैं समझ गया, उसका कोई आधार होना चाहिए कि इससे तुलना करें तो इतना हो गया। करेक्ट। और एक और चीज है संकेत उसमें कि वो जो आधार है इन्फ्लेशन का, वो क्या है? वो 1 ग्राम आटा है, 10 बोतल कोल्ड ड्रिंक है, 5 चप्पल है, 6 मोजे हैं, क्या है? 2011-12 अगर बेस ईयर है, इसका मतलब आपने 2011-12 में ये देखा कि भारत में खपत का पैटर्न क्या है। एक आम भारतीय के लिए जो खपत की बास्केट है महीने भर की, वो क्या होती है, उसका एवरेज दाम आप आज तक ट्रैक करके हमको इन्फ्लेशन का नंबर दे रहे हैं। मतलब उस समय जो स्मार्टफोन होते ही नहीं थे, वो हमारी इन्फ्लेशन बास्केट में है ही नहीं। आप मान के चलिए 2011 में अगर कोई पेजर यूज कर रहे थे बहुत सारे लोग, तो पेजर आज भी होगा वो बास्केट में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं। मतलब वो बास्केट आउटडेटेड हो चुकी है। जिस बास्केट के आधार पे आप इन्फ्लेशन नंबर दे रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुकी है, और उस बात को 12 साल हो चुके हैं। और आपने उसको अपडेट नहीं किया। और इन्हीं सब अब चीजों के आधार पर जब आप अपना जीडीपी कैलकुलेट करेंगे या आप अपनी अर्थव्यवस्था का हाल कैलकुलेट करेंगे, तो वो सही नहीं होगा, और यही गड़बड़ है। और हालांकि अब वो रिवीजन हो रहा है, मैं ये जानता हूं कि वो रिवीजन अब चल रहा है। बहुत जल्द एक नया बेस ईयर होगा, उसमें बास्केट अपडेट होगी, सब होगा। और क्यों हम चिंतित हैं इस बात को लेकर? क्योंकि आप देखिए 2011 के बाद भारत में 3 बड़े आर्थिक भूकंप आए। नोटबंदी आई, जीएसटी आया और कोविड लॉकडाउन आया। पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर और नक्शा बदल गया है। तो बेस ईयर अगर फिक्स रहेगा 11-12 पे, तो आप इकोनॉमी का सही हाल नहीं जान सकते। मैं फिर कहूंगा, सरकार ये बात समझ रही है, मॉस्पी ये बात समझ रही है, इस पे काम हो रहा है, पर अभी एज ऑफ टुडे ये एक चिंता का विषय है। अगर पिछली स्लाइड पे जाएंगे तो एक चीज और, जो प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया कि खपत की साइड और उत्पादन की साइड में जो विसंगतियां हैं वो भी बढ़ने लग गई हैं पिछले कुछ सालों। और ये वही है कि जो हमारा बेस ईयर का इशू है, पुराना डेटा है, सबका कॉम्बिनेशन है। आईएमएफ तक ने बोला है कि भारत का डेटा अच्छा है, कवरेज सही है, लेकिन अभी थोड़े हमें संशोधन इसमें करने हैं। और मैं फिर कहूंगा, मॉस्पी इस पे काम कर रहा है, राज्य सरकारों से कंसल्ट किया जा रहा है, और नए सर्वेज लॉन्च किए गए हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं संकेत, अभी तक भारत के पास अपने इनफॉर्मल सेक्टर को कैप्चर करने का कोई एक एनुअल सर्वे नहीं था, अब वो आ चुका है। और आपके दर्शकों को बता दूं, उसका नाम है ASUSE, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अब ये आपको हर साल
जो आपके घर के पास ठेला है, असंगठित बिल्कुल, क्षेत्र में जो लोग हैं उनका सर्वेक्षण। उनका एक आपको स्नैपशॉट देगा राज्य दर राज्य। तो ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी काफी काम बाकी है। बट समीर भाटिया जी की बात को कि सब गड़बड़ है, सब झोल झाल है, ये गलत है। हाँ, उनका ये बात सही है, जिस नजरिए से हम डेटा को एनालाइज करते हैं वो बदलना चाहिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा अगर आप ये आखिरी स्लाइड भी समझा दें। ये वही है संकेत कि आईएमएफ ने जो कहा, जो हमने पिछली स्लाइड में हमने समराइज किया, ठीक है। कि आईएमएफ भी यही कह रहा है कि आप अपना डेटा अपडेट करिए, नए हाँ, सर्वेज हो रहे हैं, इसके लिए अच्छी बात है। जो विसंगतियां हैं वो बढ़ रही हैं, तो इस पर आप गौर कीजिए। वो आईएमएफ का एक स्नैपशॉट है, बाकी उसमें कुछ खास एडिशनल नहीं। बहुत रोचक एपिसोड, क्योंकि क्या है कि किसी भी चीज पर आउटरेज या उत्तेजित हो जाने से पहले कि क्या हम गलत जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एपिसोड इस लिहाज से अपने आप में अर्थव्यवस्था की एक पाठशाला और अहम पाठशाला हो गई, जिसमें सबसे पहले तो हमने जाना कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेट करने के दो मुख्य तरीके क्या होते हैं, हिंदुस्तान किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, दुनिया कैसे कैलकुलेट कर रही है, और हमें आगे चल के अगर हमें मेच्योर बनना है, परिपक्व बनना है, तो हमें और किन अलग अलग तरीकों से अपनी जीडीपी कैलकुलेट करनी चाहिए, उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, हमारी कमियां क्या क्या हैं। जैसे कि अगर आप प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अपनी जीडीपी देखेंगे तो वहां आपको पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली बात नहीं दिखेगी। हम हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में नहीं। समान रूप से वो अर्थव्यवस्था सब लोगों का भला एक साथ कर रही हो, ऐसा नहीं है। यही वो विसंगतियां हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर बत्रा, इस पूरे एपिसोड में इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जरूरी है, क्योंकि चीखम चिल्लाहट में तथ्य की बात हमेशा पीछे रह जाती है, कमजोर हो जाती है। आपने उसको बल दिया है, उसको मजबूत किया है। थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद डॉक्टर बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ समझ में आया होगा। इकोनॉमी वैसे भी थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट होता है, बहुत लोगों के ऊपर से निकल जाता है, मेरे भी। तो ये जो सरलता से जो समझाया है डॉक्टर बत्रा ने, उससे उम्मीद है आपको भी मेरी तरह कुछ आइडिया लगा होगा। बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।